ओम साई राम दोस्तों, मैं मनोज कुमार आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंघाड़ा में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका स्नेह और आपका प्यार पाने के लिए मैं फिर हाजिर हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर मेरे दोस्तों ये हमारा टॉपिक आपको पसंद आई तो देव क्लासेस सिंघाड़ा के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी ने सच कहा है कि रब से की हुई दुआ कभी कबूल नहीं होती। रब से की हुई दुआ कभी कबूल नहीं होती। हर आरज़ू कभी किसी की पूरी नहीं होती और जिनके दिलों में बसे हो आप जैसे लोग, उनके लिए दिलों की धड़कनें अधूरी नहीं होती। मेरे दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ इतिहास के बारे में। इतिहास स्टार्ट करने से पहले इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया गया है, उसके बाद चर्चा करूंगा राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में और फिर चर्चा करी जाएगी आपके इतिहास के बारे में। देखो, इतिहास का वैज्ञानिक वर्णन की बात करता हूं तो इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूं आदि ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरे नंबर पर है आदि ऐतिहासिक काल। और तीसरे नंबर पर है ऐतिहासिक काल। इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट। प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। सबसे पहले बात करता हूं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसे बोलते हैं पाषाण युग। पाषाण युग, ठीक। आदि ऐतिहासिक काल जिसे बोलते हैं कांस्य युग और ऐतिहासिक काल जिसे बोलते हैं लोहा युग। लोहा युग। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, पाषाण युग, कांस्य युग और लोहा युग। जब से मानव का जन्म हुआ तब प्रारंभ में कौन सा काल था? प्राग ऐतिहासिक काल था, मतलब पाषाण युग। पत्थरों का ज्ञान था उन्हें, औजार भी जो बनाए गए थे पत्थरों से बनाए गए थे। कांस्य युग, जो औजार यानी ज्ञान था वो कांस्य का था। और लोहा युग जो वर्तमान में छठी शताब्दी से और वर्तमान तक चल रहा है वो लोहा युग है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल यानी पाषाण युग, इसमें किसी प्रकार का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला। मतलब उन्हें लिखने या पढ़ने का कोई किसी प्रकार का ज्ञान नहीं था। मतलब क्या है कि लिखित प्रमाण नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए किस काल का कोई भी लिखित प्रमाण नहीं है तो वो कौन से काल का है? प्रागैतिहासिक काल का लिखित प्रमाण नहीं है। परंतु लोग किस में रहते थे? समूह में रहते थे। किसका ज्ञान था? आग जलाने का ज्ञान था। क्या पालते थे? पशु पालते थे, यानी पशुपालन का भी क्या था? उन्हें ज्ञान था। खेती भी करते थे। और सबसे पहले जो वैज्ञानिक आविष्कार किया था उन्होंने, किस काल के? प्रागैतिहासिक काल के वैज्ञानिक आविष्कार, वो किसका क्या था? वैज्ञानिक आविष्कार क्या था? वो क्या था? पहिए का। किस काल के लोगों ने? प्रागैतिहासिक काल के लोगों ने। आग का जलाना जानते थे, पशुओं का पालना भी जानते थे, समूह में रहते थे। और सबसे पहले जो वैज्ञानिक प्रयोग किया था वो किसका क्या था? पहिए का आविष्कार किया था। बात करता हूं आद्यऐतिहासिक काल की, जिसे बोलते हैं कांस्य युग। देखिए, यहां पर लिखित प्रमाण है परंतु अपठनीय है। लिखित प्रमाण है किस काल में? लिखित प्रमाण है परंतु अपठनीय, यानी जो प्रमाण मिले हैं वो लिखित है लेकिन किसी से पढ़े नहीं जा सकते, अपठनीय है। कुछ लोगों ने कोशिश भी की पढ़ने के लिए लेकिन किसी ने भी नहीं पढ़ सका। कोई भी लोग इन प्रमाणों को नहीं पढ़ सका कि क्या लिख रखा है, क्योंकि इनके जो लिखित प्रमाण है वो ऐसे, जैसे यानी जो लिपि है वो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी हुई है, बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी हुई है। इस लिपि के अनेक नाम लिख पड़ गए। कैसे आकार में? सर्पाकार, सर्पाकार लिपि, बुष्टोफेदी, बुष्टोफेदी लिपि, भाव चित्रात्मक
भाव चित्रात्मक लिपि, सैंधव लिपि, सैंधव लिपि, ये किसके हैं? जो आदिऐतिहासिक काल के अंदर जो लिपि लिखी हुई मिली है उसके नाम है सर्पिलाकार लिपि, वुष्टोफेदन लिपि, भावचित्रात्मक लिपि, सैंधव लिपि और गोमुद्रिका लिपि। गोमुद्रिका लिपि ये उस लिपि के प्रकार है जो बाएं से दाएं और दाएं से बाएं लिखी हुई है, मतलब प्रमाण लिखित हैं लेकिन अपठनीय हैं। और वो किस काल के हैं? वो आदिऐतिहासिक काल के हैं। प्राग ऐतिहासिक काल के जो प्रमाण मिले हैं वो लिखित प्रमाण नहीं है। अगर लिखे हुए नहीं है तो पढ़ा कैसे जा सकता है? ये लिखित है लेकिन पढ़े नहीं जा सकते। बात करता हूं ऐतिहासिक काल की। ऐतिहासिक काल यानी लोहा युग, लोहा युग यानी ऐतिहासिक काल, इसकी शुरुआत कैसे कब हुई? छठी शताब्दी में। कब हुई? छठी शताब्दी से आरंभ हुआ और अब तक जो है वो कौन सा काल है? ऐतिहासिक काल। और इसके क्या है? लिखित क्या है? प्रमाण है। लिखित प्रमाण है। और कैसे हैं? पढ़े जा सकते हैं? नहीं पढ़े जा सकते हैं, पठनीय है। मतलब लिखित प्रमाण किस काल के नहीं है? वो प्राग ऐतिहासिक काल के नहीं है। ऐसे प्रमाण जो लिखित है लेकिन अपठनीय है वो आदिऐतिहासिक काल के हैं। ऐसे प्रमाण जो लिखित भी हैं और पठनीय भी हैं वो ऐतिहासिक काल के। बात करता हूं राजस्थान की सभ्यता के बारे में। राजस्थान की जो अपनी सभ्यता है, कालीबंगा का नाम सुना होगा। कालीबंगा सभ्यता किस काल की बताई जाती है? वो आदिऐतिहासिक काल की बताई जाती है, क्योंकि इसके जो प्रमाण मिले हैं वो लिखित हैं परंतु क्या है? अपठनीय। किस सभ्यता के? कालीबंगा सभ्यता की। इसकी चर्चा मैं विस्तार से करूंगा। चलिए अगली टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूं। देखिए अभी समझ में आ गया होगा आपको, प्राग ऐतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था, जिसे पाषाण युग, कांस्य युग या लोहा युग कहते हैं। लिखित प्रमाण नहीं है। लोग समूह में रहते थे, आग का जलाना जानते थे, पशुपालन का ज्ञान था, खेती करने का ज्ञान था और सबसे पहले जो वैज्ञानिक आविष्कार किया था वो पहिए का किया था। इसमें लिखित प्रमाण है परंतु अपठनीय। इसमें जो लिपि थी वो बाएं से दाएं है, जिसे सर्पिलाकार, वुष्टोफेदी, भावचित्रात्मक और सैंधव लिपि और गोमुद्रिका लिपि कहते हैं। ऐतिहासिक काल जिसे लोहा युग कहते हैं, इसकी शुरुआत छठी शताब्दी से हुई। लिखित प्रमाण है परंतु अपठनीय। चलिए आगे मैं बात करता हूँ। देखिए मेरे दोस्तों, अब राजस्थान की प्राचीन सभ्यता का आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता टॉपिक स्टार्ट होने से पहले कुछ बेसिक बातों की जानकारी अपन को होना आवश्यक है, क्योंकि जितने भी अपनी प्राचीन सभ्यता है वो किसी न किसी पर्वत या किसी न किसी नदी घाटी के पास विकसित हुई। ठीक है, और राजस्थान के अंदर एक पर्वतमाला निकलती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको अरावली पर्वतमाला के बारे में बताता हूं, फिर आगे मैं चर्चा करूंगा। देखिए ये अरावली पर्वतमाला राजस्थान, और राजस्थान के अंदर से एक पर्वतमाला निकलती है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की बात करूं, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 समानांतर भागों में बांटती है। समानांतर जल विभाजन का क्या करती है? जल विभाजन का क्या करती है? ये कार्य करती है। कौन सी पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला। शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत होती है पालनपुर, और पालनपुर यहाँ है गुजरात। और समाप्त कहां हो जाती है? ये समाप्त हो जाती है रायसेना की पहाड़ियां। रायसेना की पहाड़ियां, और रायसेना की पहाड़ियां कहाँ हैं? दिल्ली में। और अरावली पर्वतमाला का जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम वो है अडावली। अरावली पर्वतमाला का जो प्राचीन नाम है वो है अडावली। और अरावली पर्वतमाला स्टार्ट होती है पालनपुर गुजरात से और समाप्त हो जाती है रायसेना की पहाड़ियां। और रायसेना की पहाड़ियां कहाँ हैं? दिल्ली पर, जहां पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। देखिए राजस्थान में प्रवेश, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में प्रवेश करती है, वो कहां से करती है? आपको पता होगा खेड़ा ब्रह्मा, और ये कहां पड़ता है? सिरोही। यहां से
राजस्थान में प्रवेश कर जाती है और राजस्थान में समाप्ति कहाँ होती है? राजस्थान में समाप्त होती है, ये होती है खेतड़ी, सिंघाना, और ये सिंघाना, और ये कहां पड़ता है? झुंझुनू। देखो अरावली पर्वतमाला राजस्थान में प्रवेश करती है खेड़ा बर्मा सिरोही से और राजस्थान में समाप्त होती है खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू में। अगर मैं बात करूं पालनपुर गुजरात से रायसेना की पहाड़ी या दिल्ली तक कुल लंबाई कितनी है अरावली पर्वतमाला की? कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। कुल लंबाई कहां से कहां तक? पालनपुर गुजरात से रायसेना की पहाड़ी दिल्ली तक कुल लंबाई। बात करता हूं राजस्थान में खेड़ा बर्मा सिरोही से और खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू, मतलब राजस्थान में कुल लंबाई और ये है 550 किलोमीटर। मतलब कुल लंबाई का कितना प्रतिशत राजस्थान के पास है? तो कुल लंबाई का 80% किसके पास है? राजस्थान के पास है। किसका? अरावली पर्वतमाला। शुरू पालनपुर गुजरात से, समाप्त रायसेना की पहाड़ी, कुल लंबाई 692 किलोमीटर। राजस्थान में शुरू खेड़ा बर्मा सिरोही, राजस्थान में समाप्त खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू। राजस्थान में कुल लंबाई 550 और राजस्थान में कुल लंबाई का कितना प्रतिशत? तो 80%। देखिए अभी पर मैंने बताया था कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान को दो समानांतर जल विभाजन का कार्य करती है। देखिए इस भाग को बोलते हैं उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। इस भाग को क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। और इस भाग को बोलते हैं दक्षिण पूर्वी मैदान। एक चीज बताइए, उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश और दक्षिण पूर्वी मैदान। उत्तर पश्चिम मरुस्थल मतलब वर्षा क्या होगी इस साइड में? वर्षा क्या होगी? कम। अगर वर्षा कम होगी तो जनसंख्या भी क्या होगी मेरे दोस्त? जनसंख्या वो भी कम। इस साइड में वर्षा कम तो जनसंख्या भी कम, और इस साइड में वर्षा ज्यादा तो जनसंख्या भी ज्यादा। इस साइड में वर्षा कम तो जनसंख्या भी कम लेकिन क्षेत्रफल ज्यादा। इस साइड में वर्षा ज्यादा तो जनसंख्या भी ज्यादा लेकिन क्षेत्रफल कम। इस साइड की जितनी भी जो नदियां हैं वो जाकर गिरती हैं बंगाल की खाड़ी, और इस साइड की जो भी नदी है वो जाकर गिरती है किसमें? अरब सागर में। मतलब उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती हैं, और जो दक्षिणी पूर्वी मैदान की जो नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। फिर मैं आपका एक बार रिपीट करवाता हूं। देखिए राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है जो राजस्थान को समानांतर जल विभाजन का कार्य करती है। उपले भाग को उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश करते हैं, निचले भाग को दक्षिणी पूर्वी मैदान करते हैं। अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है और रायसेना की पहाड़ी पर समाप्त हो जाती है, जहां पर क्या बना हुआ है? राष्ट्रपति भवन। कुल लंबाई है 692। राजस्थान में शुरू होती है खेड़ा बर्मा सिरोही और राजस्थान में समाप्त हो जाते हैं खेतड़ी, सिंघाना, झुंझुनू। कुल लंबाई की बात करो तो राजस्थान में 550 है और कुल लंबाई का प्रतिशत है 80%। और अरावली पर्वतमाला का जो प्राचीन नाम था वो अरावली था। पूर्वी मैदान की नदियां, दक्षिणी पूर्वी मैदान की नदियां बंगाल की खाड़ी में और उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की नदियां अरब सागर में। ये आपको कुछ बेसिक नॉलेज थी अरावली पर्वतमाला की, एक संपूर्ण नॉलेज नहीं थी, क्योंकि अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता है और सभ्यता के अंदर बेसिक नॉलेज अरावली पर्वतमाला की होनी जरूरी है, क्योंकि जितने भी अपनी जो सभ्यता है लगभग सभ्यता अपनी अरावली पर्वतमाला के पास से है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक में एक अलग सभ्यता के साथ में आपके सामने